चलिए चाय पर चर्चा की शुभ शुरुआत करते हैं और इसी के साथ सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं गुजरात के अंबाजी मंदिर के। दरअसल यहां पर पिछले एक हफ्ते से एक विशेष आयोजन हो रहा है जिसका आज आखिरी दिन है, लेकिन पूरे हफ्ते जो आस्था और परंपरा का संगम यहां देखने को मिला वो अद्भुत था। जी हाँ, इस शक्तिपीठ में हर साल ये विशेष आयोजन होता है जिसे नाम दिया गया है भादरवी पूर्णिमा मेला। तो चलिए आपको दिखाते हैं करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक इस मेले की खूबसूरत तस्वीरें। रीति रिवाजों से जुड़ा है ये गरबा नृत्य। इस राज्य में कमाबेश हर शुभ कार्य में परंपरा के रूप में निभाया जाता है। ऐसे में मां का धाम तो खास तौर से इस लोक नृत्य की अहमियत को और बढ़ा देता है। बनासकांठा का अंबाजी शक्तिपीठ, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा एक खास मेला आयोजित किया गया। पिछले 7 दिनों से भादरवी पूर्णिमा मेले में आस्था और भक्ति के अनूठे रंग बिखरे नजर आए। भादरवी महाकुंभ हर साल गुजराती कैलेंडर के भाद्रवो महीने के दौरान लगता है, जिसमें हर साल खास तौर से उत्तर गुजरात समेत मुंबई, राजस्थान से आए लोग अपनी परंपरा की विविधता को एकता के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार भी ये रंग एकदम जुदा दिख रहे हैं। राजकोट से खास तौर से आई पारंपरिक वेशभूषा पहने और गरबा के धुन में मग्न ये महिलाएं मां अंबाजी के प्रति ही अपनी अपार आस्था का उत्सव मना रही हैं। तो वहीं इन्हीं महिलाओं की ये तलवारबाजी वक्त पड़ने पर बहादुरी का परिचय भी देने में पीछे नहीं रहने वाली। कुछ ऐसी ही तलवारबाजी का हुनर पुरुष और ये छोटे छोटे बच्चे भी बखूबी दिखाते नजर आ रहे हैं। अंबाजी मंदिर में ये शानदार भादरवी मेला एक हफ्ते तक चलता है, जिसमें शामिल होने के लिए काफी संख्या में आस्थावान गुजरात और उसके बाहरी हिस्सों से यहां आते हैं। ये मेला यहां पिछले 23 साल से लगातार हो रहा है। इस बार इस भादरवी महाकुंभ में 1100 श्रद्धालु करीब 1352 गज की ध्वजा मां को अर्पित करने के लिए लाए। इनका दावा है कि ये ध्वजा दुनिया की सबसे बड़ी ध्वजा है। करीब 1352 गज की इस ध्वजा को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में आज सबसे बड़ी ध्वजा आप देख पा रहे हैं कि अंबाजी मंदिर के चाचर चौक के अंदर 1352 गज की ध्वजा को खोला गया है। अहमदाबाद से जो आए हैं भक्त, साबरमती से आए हैं, वो माता रानी का जयकारा लगाते अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं और ध्वजा मंदिर में चढ़ा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अंबाजी मंदिर के जो चाचर चौक में उसमें सबसे बड़ी ध्वजा है। 2024 भादरवी महाकुंभ का जो भी उत्सव चल रहा है, पर्व चल रहा है, उसमें भक्त दूर दूर से ध्वजा लेकर आ रहे हैं और ये जो ध्वजा है सबसे बड़ी ध्वजा है और ध्वजा लेकर अभी अंबाजी मंदिर में ध्वजा को खोला गया है। कई हिस्सों में ध्वजा के अलग अलग लेयर में मंदिर में खोला गया है। अंबाजी मंदिर में इतनी लंबी ध्वजा लेकर आए इन तमाम भक्तों की शक्तिपीठ को लेकर अटूट मान्यता है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि जब भोलेनाथ सती के जले शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। मान्यता है कि उन 51 अंगों में से एक सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसीलिए इस स्थान को सती के नाम पर अरासुरी अंबाजी माता कहा जाता है। बहरहाल अंबाजी मंदिर परिसर में भक्ति, शक्ति और श्रद्धा के इस त्रिवेणी संगम में आस्था के जबरदस्त रंग बिखरे।
भादरवी महामेले की यही कुछ विशेषताएं इस मेले को मिनी महाकुंभ का रूप दे रही हैं। राजकोट से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते भवसागर से पार लगाने को केवल राम नाम ही काफी है, लेकिन जब से अयोध्या में रामलला अपने नव्य और भव्य निवास में पधारे हैं, यूपी के धार्मिक पर्यटन को मानो पंख लग गए हैं। पिछले 7 महीनों में 12 करोड़ लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यानी भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या यूपी का टॉप टूरिस्ट प्लेस बन गई है। गुड न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की तमाम संभावनाओं को न सिर्फ तलाशा जा रहा है, तराशा भी जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश देश का तीर्थ प्रदेश बन सके और धार्मिक पर्यटन यहाँ के विकास को नई रफ्तार दे सके। रामनगरी अयोध्या अपने नए रंग रूप में देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। यहाँ नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन की सुविधा के बाद अब प्रभु श्री राम के स्थान पर श्रद्धालुओं को श्री राम दरबार देखने का भी सौभाग्य मिलने वाला है। राम मंदिर के नव निर्माण से अयोध्या में तीर्थाटन के इच्छुक पर्यटकों का समंदर उमड़ रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ सैलानियों की आवाजाही और बढ़ेगी, क्योंकि अब अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या में जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, सड़कें बहुत अच्छी हुई है, साथ ही साथ वहाँ पे लोगों के रुकने की सुविधाएं बढ़ी है, पार्किंग की सुविधाएं बढ़ी है, चौराहे आप देखेंगे वो बेहतर हुए हैं और पूरा का पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, इस पर जन सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो ये जो विकास है उसकी गति के साथ ही साथ लोगों में खासतौर पे पूरे देश और विदेश से, बहुत सारे विदेश से लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगले महीने अक्टूबर में अयोध्या में एक बार फिर भव्य दीप उत्सव होगा। इस बार अयोध्या में 25 लाख दीप प्रज्वलित करके नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस कार्यक्रम के लिए सरयू के घाटों के पास गैलरी बनाई जा रही है, ताकि विशाल संख्या में लोगों को बैठने में दिक्कत न हो। यही नहीं, दीपोत्सव के अवसर पर यहाँ कई देशों की मंडलियाँ रामलीला भी पेश करेगी। अयोध्या के साथ ही अब पूरे उत्तर प्रदेश में नए सिरे से धार्मिक पर्यटन का आधार तैयार हो चुका है, क्योंकि अयोध्या के विकास के साथ ही राज्य के दूसरे इलाकों में भी पर्यटन की गतिविधियों को खास तौर से बढ़ावा मिल रहा है। हकीकत ये है कि अयोध्या के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के नए रोड मैप की भी तैयारी आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में अयोध्या सहित तमाम जगहों पर आने वाले समय में कई ऐसे आयोजन होने वाले हैं, जिसके कारण न केवल देश बल्कि दुनिया भर के सैलानी उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ की भी तैयारी तेजी से चल रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में पर्यटन को नई रफ्तार मिली, तो मिर्जापुर में विंध्यावासिनी कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। वहीं मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और नैमिषारण्य का भी विकास तेजी से किया जा रहा है। 650 से अधिक ऐसे स्थल हैं जहां पर हमने 2017 से अब तक के कार्य कराए हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक ऐसा स्थल अवश्य लिया गया है जिसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल नए मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी। पिछले 7 महीनों का आंकड़ा देखें तो अयोध्या में 12 करोड़ तो काशी में करीब 6 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे। वहीं मथुरा में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। प्रयागराज में भी करीब 5 करोड़ सैलानी पहुँचे। आगामी कुंभ के दृष्टिगत हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रयागराज में और अधिक मात्रा में पर्यटक आएंगे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख गंतव्य के रूप में न सिर्फ अपने इस देश में बल्कि विश्व में उभर करके आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को सहूलियत हो और उन्हें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही और ठहरने के बेहतरीन प्रबंध किए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ इन जगहों की स्वच्छता और बेहतर कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि ये प्रदेश दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर अपनी खास पहचान बना सके और इसके कारण यहाँ आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिल सके। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इससे पहले जम्मू कश्मीर चुनाव की तस्वीरें आपको बताएं, उसकी न्यूज आपको दिखाएं। ये दो दिग्गज जो बैठे हैं हमारे बीच में, इन्होंने बहुत सारी कवरेज की है इलेक्शंस की। तो जब आप मैदान में जाते हैं, लोगों से बातचीत होती है, क्या नजरिया उनका समझ में आता है? इस चुनाव की खास बात यह है कि 1 दशक बाद चुनाव हो रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आज की जो 24 सीटें हैं जिसमें चुनाव हो रहा है, 16 कश्मीर संभाग की सीटें हैं और 8 जो बाकी बचे वो जम्मू संभाग की सीटें हैं। चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा 370 हटने के बाद, हालांकि उसको लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन वो हटने के बाद एक्चुअली आज जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, दोपहर 12 बजे तक ही हम देख रहे थे कि अच्छी खासी तादाद में लोग निकले हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि इस बार पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, वो चुनावी मैदान में नहीं है। उन्होंने, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में बीजेपी और पीडीपी दोनों ने साथ मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। और महबूबा मुफ्ती बार बार इस बात का जिक्र करती थी कि जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, लेकिन वो पीछे हट गए। इसको लेकर भी एक दोनों में बहस है, लेकिन मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है। और इल्तिजा जो है वो जिसको हम कहते हैं कि फ्लावर नहीं फायर है। हमने उनकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी हैं। हालांकि वहां पर उसको लेकर एक और बातचीत चल रही थी कि उनको कश्मीरी अच्छे से नहीं बोलनी आती। हमारे एक रिपोर्टर ने, हमारी जो वहां पर पंचायत हुई थी, हमारे रिपोर्टर हैं जो, उन्होंने पूछा था सवाल। खैर, वो चुनावी मैदान में इस बार है, यानी कि तीसरी पीढ़ी। श्वेता, बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव अब नजर आएगा जब रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि उस बदलाव के लिए ही इतने बड़ी तादाद में लोग देखिए निकल रहे हैं। बाकी आप खबर बताएं। चलिए, सुबह की तस्वीरें जो हैं उसी से जुड़ी हुई एक और तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर चुनाव में मतदान को लेकर वोटर्स की एक्साइटमेंट कितनी है, उतना उत्साह कितना है, वो आपको दिखाते हैं। लोगों ने चुनाव बूथों पर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल भी किया। उसी की तस्वीरें हैं आपके लिए। जी हाँ, दरअसल हर कोई चाहता है कि उनके मुद्दों पर बात हो, उन्हें उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का जरिया मिले। इसलिए मतदाताओं के बीच आज मतदान को लेकर काफी उत्साह और एक्साइटमेंट देखने को मिला। एजुकेशन के बारे में सोचना है। काफी लड़के यहाँ पे पीएचडी करके, एमएससी करके जो घरों में बैठे हैं, उनके लिए कुछ सोचना है। गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचानी है असेंबली में जाके। इसीलिए हम आज अपना वोट कास्ट करते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करें। हमारे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हमारे हल हो जाएंगे। एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए और डालेंगे। इसीलिए जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, तो हमारा यही मोटिव है। देखिए, जेएनके में जो चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है ये काफी अहम है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो रहे हैं। हालांकि नतीजे जब आएंगे, जब एक्चुअली हमें पता चलेगा कि वाकई वहां की जनता ने क्या चुना है, किसे चुना है और क्या वो चाहती रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एक और पाठशाला की, जो कि कहां हो रही है, यूनिवर्सिटी में ही, डीयू में। जी हाँ, आपको बता दें, पॉलिटिक्स की पाठशाला। डीयू में बहुत पॉलिटिक्स होता है अपने अपने लेवल पे। आपको बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि आप लोगों ने कभी वहां पे कवर किया है, जाके आपने देखा है? नहीं, सिर्फ रिपोर्ट्स दिखाई है हमने। तो रिपोर्ट्स हमने दिखाई है ना। वहां भी बिल्कुल एक्चुअली मतलब जिस तरह से कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं बाकी जगहों पे, और जिस तरह से प्रॉपर एक इलेक्शन होता है, तो उसके लिए बाकायदा जो है टीम अलग अलग वहां पे जो पार्टीज हैं वो खड़ी होती हैं एंड बाकायदा वो जाते हैं। जैसे रैली निकाली जाती है तो वैसे वो जाते हैं और अपने सबके एजेंडे होते हैं और एक प्रॉपर इलेक्शन वो आपको देखने को मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, जो हमने देखा भी है, कि यहीं से निकलकर कई लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आए।
इसलिए कई मायनों में ये काफी अहम हो जाता है। तो आपको बता दें कि डीयू में 27 सितंबर को मतदान होना है। छात्र संघ चुनाव के सभी उम्मीदवार प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं। देखिए, बहुत अहम होता है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो एबीवीपी की बात कर ले या एनएसयूआई की जो कि कांग्रेस का छात्र संघ है और एबीवीपी जो कि बीजेपी वाला है, कि दोनों किन मुद्दों को लेकर बच्चों के बीच या छात्रों के बीच जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग को याद होगा, पिछले साल या हम इसी साल की बात करें, 8 तारीख को विमेंस डे पर किस तरीके से जो छात्र बुलाए थे, छात्राएं बुलाई गई थी और उन महिलाओं को किस तरीके से एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था और उन्होंने जो अपने अपने एजेंडे सेट किए थे वही काफी हद तक इस बार एबीवीपी उन तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रही है। तो क्या क्या वायदे किए जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव बेहद नजदीक है। 27 तारीख को जो मतदान की प्रक्रिया है वो की जाएगी और 19 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया। हालांकि पूरे विश्वविद्यालय में जो है इस वक्त माहौल एकदम ज्यादा कहते हैं ना मुकाबले का है, क्योंकि जगह जगह जो है अलग अलग पार्टीज के जो है इसमें प्रत्याशी जुड़ने वाले हैं तमाम मुद्दों के साथ। मुद्दा सबसे ज्यादा अहम रहता है कोई भी चुनाव हो, और उसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आज इस वक्त हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में और हमारे पास तमाम छात्र जो कि इस बार कैंडिडेट्स भी है जो नामांकन जो अपना दाखिल करेंगे 19 सितंबर को, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। आरजीकर इस वक्त का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा पर बात हुई है। आप इस चुनाव में उतरे हो, क्या कुछ आपके हैं मुद्दे रहने वाले? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं एक वुमेन कॉलेज से हूँ, मिरांडा हाउस। तो एक फेमिनिस्ट वाला होता है, तो मैं डूसू इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो। जो डूसू के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, कुछ सालों में लगातार जो ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स आते हैं, सेम मुद्दे होते हैं कि हम आपको हॉस्टल दिलाएंगे, लड़कियों के लिए सेफ्टी रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तमाम तरह की चीजें होती है, गर्ल्स कॉमन रूम, इस तरह के तमाम मुद्दे में हर साल सुनने को मिलते हैं। कभी भी इन पे कोई काम नहीं होता, कोई भी रिजॉल्व नहीं होता है और हर बार ये कह दिया जाता है अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। आप पिछली बार का एबीपी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, एनएसयूआई का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सेम मुद्दे रखे थे उन्होंने कि हम इसको करेंगे। इस साल आप उनके जब मैनिफेस्टो को उठा के देखें कि हम आगे क्या करेंगे, तो फिर सेम मुद्दे होंगे। तो छात्र कम से कम बदलाव चाहते हैं कि इस तरह बार बार ना हो और जो उनकी समस्या है उनको पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी के मटका मैन हमारे साथ है। मटका मैन क्यों है ये मैं चाहूंगी एक बार दर्शकों को आप बताइए। मटका मैम तो मैम स्टूडेंट्स ने नाम रखा है। मेरा नाम रौनक खत्री है और मैं फाइनल ईयर सीएलसी का स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज में बेसिक एमिनिटीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने खुद 1 महीना, जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मतलब कॉलेज मेट्स, सब ने अपने पैसे से इकट्ठा करके फंड्स अरेंज करके हम लोगों ने 20-20 लीटर की पानी की जो कैंस आती हैं वो हमने वेंडर फाइनलाइज किया। रोज़ हम लोग उन मटकों में पानी डालते थे, भरते थे और स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, फैकल्टी ने और जो केयर टेकर हैं उन सब ने उसमें से पानी पिया था। और जो वाटर कूलर की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, अच्छा पीने का पानी नहीं था, तभी हमारे मटकों से सबने पानी पिया। अगर पानी वाटर कूलर में अच्छा होता तो हमारे मटकों से कोई पानी पीता ही नहीं, क्योंकि नीड ही नहीं थी। तो इसलिए हमने मटके रखे थे और जब से मटका मैन नाम हमारा पूरी यूनिवर्सिटी ने हमको कहना स्टार्ट किया। पानी के मुद्दे से चीजें शुरू हुई, पूरी जगह हर सोशल मीडिया में देखेंगे तो मटका मैन फेमस है, पानी का मुद्दा उठाया। लेकिन इस बार चुनाव में हो, आप शामिल होने वाले, नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें भी रहेंगे आप, आपके इसके अलावा और कुछ क्या मुद्दे होने वाले? हमारे मुद्दे मैम बहुत सिंपल ये हैं कि जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ हैं, एक अच्छा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जब ही हो सकता है जब हम अच्छी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को देंगे। फैसिलिटीज़ इन द सेंस ऑफ अच्छे क्लासरूम्स में अगर हम बात करना चाहें तो एसीज की फैसिलिटी हमारी मेन मोटो रहेगा, हर क्लासरूम के अंदर एसी लगवाने का। जब टीचर से लेके प्रिंसिपल तक सब एसी में बैठ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास भी ये राइट है कि उनको अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज मिले। सेकेंड चीज़ हमारी रहेगी वाईफाई की, क्योंकि वाईफाई, राइट टू इंटरनेट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट, वो भी हमारा कॉलेज फुलफिल नहीं करा। और सिर्फ हमारा नहीं,
मैक्सिमम डीयू के कॉलेजेस में वाईफाई तक की भी प्रॉब्लम। काम के नाम पर वोट मांगने की तैयारी है। इंतजार है 27 सितंबर का, जिस दिन चुनाव होने, और 28 को जो है नतीजे आएंगे। बहुत से मुद्दे हैं, चाहे फिर वो वुमेन सेफ्टी को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। तमाम जो छात्र है वो इन समस्या से जूझ रहे, और बात सिर्फ एक कॉलेज की नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज की है, जिस मतलब काफी ऐसे चीजें हैं जिससे बच्चे जो है वो जूझ रहे और लेकिन अपनी शिकायतें जो है अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे। तो अब इसी चीज का इंतजार है कि इन जो अपने मुद्दे जो है ये रखेंगे इस बारी, और उम्मीद की जा रही है कि इन मुद्दों पर कुछ ना कुछ जो है वो हल निकलेगा और इसी पर जो है चुनाव होने। कैमरा पर्सन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। मौसम मस्ताना, दिल ये दीवाना, शगुफ्ता का ही गाना मुझे फिर से याद आ गया और हम सब यहाँ वेट कर रहे थे चाय का और समोसे का। आपने भी कहा था कि चाय समोसे गाना नहीं गाया, दीपिका को मैंने बहुत देर बोला था, इमोशन हर्ट हो जाते हैं, अच्छे से तो गाना नहीं गाया। सारे ज्वाइन करेंगे। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, अब बना मूड। और ये गीतिका की दिल की जो बात है ना, बहुत टाइम से थी। हमें समोसे खाने को बोला कि कट टू कट रखना, ज्यादा बातें नहीं करनी है आप, लेकिन गीतिका की समोसे वाली बात दिले की मानता समोसा हो गया तो बस सैंपलिंग पूरा हो गया। तो चलिए कर दें शुरू, क्या कर देते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो रही है, मौसम एकदम बदल चुका है। आने वाले दिन राजधानी और आसपास का तापमान कैसा रहेगा, क्या गर्मी की वापसी होगी या सब कुछ जो है वैसा ही रहने वाला है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जी हाँ, देखिए तो दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड के 7 राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा वो दिखाते हैं आपको। दिल्ली में एक बार फिर से मौसम ने जो है करवट ली है। 2-3 दिन की राहत के बाद दिल्ली में कल से मौसम जो है एकदम बदल चुका है, रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ हैं। कितने दिन तक इस मौसम जो है इसी तरीके से रहने वाला है? देखिए, ये जो रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है उसका रीजन क्या है कि एक वेलमार्क लो प्रेशर जो पहले डिप्रेशन था और आज सुबह बेलमार्क लो प्रेशर बना है, जो उसकी पोजीशन है ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उसके प्रभाव से कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहा। उसके साथ अगर आप एडजॉइनिंग एरिया की बात करें, उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, वहाँ वेरी हैवी से ज़्यादा रेनफॉल रहा, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा। मध्य प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहा। एनसीआर दिल्ली में भी लाइट टू मॉडरेट रहा। तो इसके प्रभाव से हमारा अनुमान यह है कि एनसीआर दिल्ली में आज भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का पूरा हमारा अनुमान है। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट एमपी में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन आज के बाद ये सिस्टम वीक हो जाएगा, इसके बाद ये रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। देखिए, अभी तो जो है ये इसके जो प्रभाव जैसे आप बता रहे हैं, आज का ही दिन मेजरली रहने वाला है, इसके बाद ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा, कल सिस्टम ये वीक हो जाएगा। और लेकिन गर्मी का ऐसा है कि अभी भी जनरली नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल कर रही है, ज्यादा टेम्परेचर्स और नॉर्मल टेम्परेचर से वैसे ही रहने वाले हैं, इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसके लिए जो इसका मैंने बताया लो प्रेशर एरिया है, उसका प्रभाव आज के लिए उत्तराखंड में भी रहेगा, इसके बाद स्लोली ये खत्म हो जाएगा। रेड अलर्ट की बात करूं, कहीं आपकी ओर से रेड अलर्ट किसी भी राज्य में? नहीं, बिल्कुल अलर्ट नहीं है। अभी जस्ट यही है कि सिर्फ हमारा उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके बाद जितना हरियाणा की बात करें, एनसीआर दिल्ली और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, वहां हमारा येलो अलर्ट। लद्दाख में आपको बता दें, चीन से सटी सीमा पर अब हिंद की सेना आसमान से दुश्मनों पर नजर रखेगी। एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए सेना अब अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस मकसद से लद्दाख में ड्रोनाथन 2 कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। जी हाँ, इस प्रतियोगिता में स्वदेशी ड्रोन कंपनीज को अपने ड्रोन्स की काबिलियत साबित करनी है। ऊंची उड़ान में सर्विलांस के दौरान सभी पैमानों पर खरा उतरने वाले ड्रोन्स को सेना में शामिल किया जा सकता है। सरहदों की निगरानी के ये वो हवाई सिपहसालार हैं जिनकी निगाहों से दुश्मन की कोई हरकत बच नहीं सकती। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच इन दिनों ये ड्रोन अपनी काबिलियत की नुमाइश कर रहे हैं। ऊंची पहाड़ियां, पथरीले रास्ते, सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां और हर कदम पर कुदरत की चुनौती। लद्दाख में चीन से सटे एलएसी पर सरहदों की हिफाजत में जुटी सेना को रोजाना इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं। पथरीले रास्तों पर सामान्य गाड़ियां नहीं चल सकती। ठंड के दिनों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। कई महीने ये पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं।
ऐसे मुश्किल हालात में सेना के जवान इन ड्रोन्स के जरिए दिन रात सरहद की हिफाजत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। सेना में ड्रोन्स की इसी ताकत को बढ़ाने के मकसद से लद्दाख के वारीला में सेना ने हिम ड्रोनाथन 2 कंपटीशन का आयोजन किया है। हिम ड्रोनाथन 2 में देश की 25 से ज्यादा ड्रोन निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। ये स्वदेशी ड्रोन कंपनियां ऊंचाई वाले इलाकों में अपने ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन कर रही हैं। इस कंपटीशन में शामिल सभी ड्रोन की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ ड्रोन हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, तो कुछ छोटे ड्रोन तेज रफ्तार और सटीक उड़ान में एक्सपर्ट हैं। वारीला में कल से शुरू 2 दिन के इस कंपटीशन में शामिल कंपनियां अपने ड्रोन को 4 से 5 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर सेना के लिए इसकी उपयोगिता साबित कर रही हैं। ज्यादा विंड एरियाज में है ना, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है एंड इसका एंड्योरेंस दैट इज जितना टाइम ये हवा में रह सकता है ना, ये तो अभी 2 घंटे के लिए कंटिन्यूस उड़ सकता है और इट कैन टेक विंड्स ऑफ अप टू 80 kmph एंड बी स्टेबल। एंड इसका जो कैमरा है इट कैन लुक एनीथिंग 8 किलोमीटर्स अवे, तो हम बॉर्डर के थोड़ा पास है तो इट कैन गो अप, इट कैन स्काउट द बॉर्डर एज वेल। एंड इस पे डे कैमरा नाइट कैमरा दोनों है। सो आवर एंटायर एम इज ऑल्सो टू फैसिलिटेट इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, दैट इज जब भी पीपल माइट गो मिसिंग इन एक्शन और एनीथिंग एंड दिस डिफिकल्ट टेरेन में हम जाके उन सर्चिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशंस द कैमरा ऑन द ड्रोन विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड इसका लॉजिस्टिक्स भी है, दैट इज ये अभी 15 किलो का वेट 1 किलोमीटर ऊपर के एल्टीट्यूड तक पहुंचा सकता है। दैट इज हम लद्दाख में स्टार्ट करें तो दीज ड्रोन्स कैन गो अप टू सियाचिन एंड डिलीवर गुड्स एंड कम बैक एज वेल। इस प्रतियोगिता में सर्विलांस ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड वाले ड्रोन और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ड्रोन की उड़ान का परीक्षण किया जा रहा है। इस कंपटीशन में शामिल ड्रोन्स को परखने के लिए कुछ चुनौतियां दी गई हैं। इन सभी मापदंड पर खरा उतरने वाले ड्रोन्स को आने वाले वक्त में सेना का सिपहसालार बनने का गौरव हासिल हो सकता है। ये कंपटीशन ड्रोन निर्माता कंपनियों के लिए भी अपने ड्रोन की ताकत परखने का मौका दे रहा है। This drone helps Indian Army or the defense of India to surveillance the area, to give them the full video of surveillance of the location of the border areas, so that they can continue on their further missions by utilizing this surveillance video. They can take collective calls based on that. चीन से सटी सीमा यानी एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस विशाल सीमा की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की भौगोलिक संरचना। ड्रोनाथन कंपटीशन की मदद से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर हिमाचल की दुर्गम पहाड़ियों में आने वाली सेना की चुनौतियों का हल ढूंढा जा रहा है। इन स्वदेशी आधुनिक ड्रोन से लैस होकर सेना एलएसी के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख सकती है। ड्रोन्स की इस चाक चौबंद निगरानी से देश के दुश्मन हिंद की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जमशेदपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब वो यहाँ टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क में व्हाइट ज़ीब्रा देखने जा सकते हैं और इस जू में 2 व्हाइट ज़ीब्रा लाए गए हैं। जी हाँ, देखिए साथ ही 10 विदेशी पक्षी भी जामनगर से जमशेदपुर तक का सफर तय करके पहुंचे हैं। 40 दिन इन सब नए मेहमानों को क्वारंटीन रखा गया था, अब पब्लिक डिस्प्ले के लिए जू में छोड़ दिया गया है। सफेद जेब्रा का ये जोड़ा गुजरात के जामनगर से जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का सफर तय कर चुका है। अब यही इनका घर है। जू में पहली बार ये 2 सफेद जेब्रा आए हैं, तो उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। जामनगर से लाने के बाद पहले इन्हें 40 दिन क्वारंटीन रखा गया और अब पब्लिक डिस्प्ले के लिए छोड़ दिया गया है। 2 व्हाइट जेब्रा एवं 10 एक्सोटिक बर्ड्स को पब्लिक डिस्प्ले के लिए छोड़ा गया है। जमशेदपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी की बात है
वो लोग यहाँ आकर के व्हाइट जेब्रा को देख सकते हैं। साथ ही साथ 10 एग्जॉटिक बर्ड्स जो काफी खूबसूरत है। इस व्हाइट जेब्रा जोड़े के साथ 10 विदेशी पक्षी भी लाए गए हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। इन मेहमानों के आने से जू में लोगों की आमद भी बढ़ गई है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क रिक्रिएशन के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। जो लोग यहाँ इन जानवरों को देखने आते हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर जाते हैं। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं मजबूत होने का मजा तभी आता है जब दुनिया आपको कमजोर साबित करने में जुटी हो। इसलिए मजबूत बनिए ताकि दूसरों का मजबूत सहारा बन सके। जी हाँ, वैसे भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मगर आप रहेंगे अगर मजबूत तो हालात के आगे नहीं होंगे मजबूर। वाह, देखिए इसीलिए मजबूर नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाइए ताकि खुद के साथ औरों को भी हिम्मत दे सके। क्या बात है भाई, किसी ने क्या खूब लिखा है। बहुत सोच लिया तूने, अब अपने सपनों को पूरा कर, मजबूत इरादे लेकर अब बस तू आगे बढ़, आगे बढ़। तो कुछ ऐसे ही अच्छे और मजबूत इरादे और वाहिदों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे 5 बजे।